हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 की हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब और उनकी दो रचना है। एक तो है आत्म परिचय और दूसरा एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन दोनों रचनाओं के जो प्रश्न उत्तर है, जो आपकी किताब के प्रश्न है 5 प्रश्न, उन प्रश्नों को अपने यहाँ पे हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कवि क्या कहता है, कविता में एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। ये विपरीत से लगने वाले इन कथनों का आशय क्या है? क्योंकि एक तरफ तो कवि जब शुरू होती है ना आत्म परिचय कविता, तो कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। और उसी कविता में आगे कवि कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं कभी इस जग का ध्यान नहीं करता, मैं इस जगत के बारे में नहीं सोचता। तो फिर ये अलग अलग बातें क्यों हैं? तो देखो, आपको लिखना है कि पहली जो पंक्ति है जग जीवन का भार लिए फिरना, और नेक्स्ट आगे जो कहा गया है कि कभी न जग का ध्यान किया करना। एक कथन ऐसे तो आपको विपरीत लगते हैं, लेकिन ये विपरीत है नहीं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों का आपस में संबंध क्या है? देखो, पहले कथन का आशय है कि संसार में रहकर कवि सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है। कवि कहता है कि मैं इस संसार में रह करके इस जगत के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, इस संसार के प्रति मेरे जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति मेरे अपने जो कर्तव्य हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, मेरे जो उत्तरदायित्व हैं, मैं उनको निभाता हूं। तो पहले का तो हो गया कि जग जीवन का भार लिए फिरना, मतलब अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। आगे कहा गया है कि सामाजिक उत्तरदायित्वों को कवि ने जग जीवन का भार बताया है। यहां से छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं कि जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य है ना? ऐसे अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बाकी जो आपके किताब से अलावा जो एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे उनका भी अभ्यास करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे जो कवि ने कथन कहा है वो ये है कि कवि कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार का ध्यान नहीं करता। मतलब जगत क्या कहता है क्या नहीं कहता, मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में प्रचलित और माननीय विचारों, परंपराओं आदि पर चलना। तो कवि कहता है कि मैं अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता हूं, परंतु संसार की परिपाटी पर नहीं चलता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं या मुझे गलत साबित करते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एक जगह कवि ने कहा भी है कि जग उनकी गाथा जो जग के बारे में यह उनकी जो चापलूसी करते हैं उनके बारे में जो वो लोग कहते हैं। तो कवि कहता है मैं अपने मन की बात करता हूं, मैं अपने मन का गान करता हूं, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीता हूं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य जो है वो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो अपना प्रश्न है दूसरा, यहां पर कवि देखो क्या कहता है कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो दाना का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, दाना का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति, और नादान का मतलब होता है अज्ञानी व्यक्ति। तो जहां पर ज्ञानी लोग रहते हैं वहीं पर अज्ञानी व्यक्ति भी रहते हैं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए कवि क्या कहता है कि जहां पर दाना रहते हैं, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि का यह कथन सत्य की खोज के संबंध में है। कवि ने आगे कविता में कहा है ना कि जगत में सत्य की खोज करते 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 कितनी ही पीढ़ियां चली गई, लेकिन आज तक सत्य को कोई खोज नहीं पाया। और उसी संदर्भ में कवि कहता है कि जहां पर दाना रहते हैं वही जो है वो नादान भी होते हैं। तो संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही प्रकार के लोग रहते हैं, परंतु सत्य के स्वरूप को दोनों ने ही नहीं जाना। न तो ज्ञानी लोग सत्य को जान पाए कि इस जगत में का सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, और न ही नादान यानी अज्ञानी लोग जान पाए। अज्ञानी को तो जानने की बात ही नहीं। आगे कवि क्या कहता है कि दोनों की स्थिति एक जैसी है। किसकी? ज्ञानी और अज्ञानी की। अज्ञानी तो कवि क्या कहता है, देखो कि अज्ञानी तो अज्ञानी है, मतलब उसे ज्ञान नहीं है,
अज्ञानी बताया कवि ने उसे, तो इसीलिए उसे तो सत्य के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त होना स्वाभाविक है कि जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु जो ज्ञानी हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अहंकार ज्ञानियों को भी सत्य तक नहीं पहुंचने देता। मतलब उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, उन्हें अपने ज्ञानी होने पर घमंड है, तो वो घमंड, वो अहंकार जो है वो सत्य तक पहुंचने में एक बाधा का काम करता है, रुकावट डाल देता है, इसलिए वो भी सत्य को नहीं पहचान पाए। तो इसलिए कवि कहता है कि जहां दाना रहते हैं वहीं नादान रहते हैं। इस जगत में, इस संसार में ज्ञानी लोग भी रहते हैं, अज्ञानी लोग भी रहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सत्य को पहचान नहीं पाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं, तीसरा प्रश्न है, और आप देखेंगे कि यहां पर तीसरा प्रश्न जो है कहा है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। देखो कवि क्या 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 कहता है, इसी कविता में, जो आत्मपरिचय कविता है, उस कविता में कवि ने एक जगह कहा है क्या कहा है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब देखिए थोड़ा सा विरोधाभासी कथन आपको लगता है। वाणी कैसी है? शीतल है, शीतल माने ठंडी है, और उस ठंडी वाणी में आग लिए फिरना, आग तो गर्म होती है भाई, तो ये विरोधाभासी कथन है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, ये आपको समझाना है। तो आप लिखेंगे कि कवि के कहने का अभिप्राय है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। मतलब वो कठोर शब्दों में संसार को संबोधित नहीं करता, कठोर शब्दों में अपनी बात नहीं कहता, कभी किसी को भी कठोर शब्दों में जो है वो नहीं संबोधित करता। मतलब अपनी वाणी में क्या करता है? कोमलता लिए रहता है, मधुरता है उसकी वाणी में और शीतलता है। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना छिपी हुई है। उसके हृदय का जो दुख है, जो तकलीफ है उसके हृदय की, वो इन कोमल शब्दों के माध्यम से, कोमल वाणी के माध्यम से कवि व्यक्त करता है। और यही वह आग है जिसे कवि ने शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। तो कवि की वाणी कैसी है? शीतल है, ठंडी है ना, कोमल है, लेकिन उस कोमल वाणी के माध्यम से कवि अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। इसलिए कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, और यहां पर आप देखेंगे लिखा है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। जो एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इस गीत में जो आपका दूसरा जो अंतरा है, उसमें दूसरे पद में कवि ये कहता है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है। चिड़िया जब घर को आती है शाम के वक्त, जब दाना चुग करके, तो उसे ध्यान आता है कि बच्चे जो है वो प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मैंने आशा में होंगे, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। किस बात की आशा में? तो कवि देखो क्या कहता है कि बच्चे इस आशा में, नीड़ों का मतलब होता है भाई घोंसले, ठीक है, चिड़ियों के जो घोंसले होते हैं, उन घोंसलों से झांक करके बाहर निकल करके इधर ऐसे झांक रहे होंगे बच्चे। तो घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता यानी चिड़िया चिड़ी उनके लिए भोजन सामग्री यानी दाना लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे, क्योंकि शाम का वक्त है। स्वाभाविक है, शाम के वक्त जो है वो सभी पशु पक्षी, मानव, इंसान, प्राणी अपने घर को लौटते हैं। पक्षी भी जब अपने घर को लौटते हैं तो बच्चे उनकी आशा करते हैं, प्रत्याशा करते हैं कि मेरे माता पिता आ रहे होंगे, हमारे लिए दाना चुगा ला रहे होंगे, हमें ढेर सारा प्यार देंगे, उन्हें भोजन के साथ साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो इस आशा में चिड़िया के बच्चे घोंसलों से झांक रहे हैं, और जैसे ही ये बात उस चिड़िया के ध्यान में आती है कि मेरे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो उसके पंखों में और गति आ जाती है। उसके पंख तेज गति से उड़ते हैं और वो जल्दी अपने घर को पहुंचने का प्रयास जो है वो करती है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला जो अपना पांचवा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है अपना आज का इस अध्याय का, तो इसको भी अपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। जो एक गीत है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें 3 पद हैं और तीनों पदों में बार बार कवि ने इसका रिपीटेशन किया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
ठीक है। तो ये तीनों पदों में जब 3 बार रिपीटेशन हुआ तो इसकी विशेषता क्या है ये बताना है। तो आप लिखेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का बार बार आना, कविता की 2 विशेषताओं का पता चलता है। पहला क्या है कि इस कविता की रचना गीत शैली में हुई है, इसलिए ये मतलब ये गीत है, ठीक है। तो गीत शैली में हुई है, और गीत में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो टेक होती है ना, टेक मतलब कि लय जो अंतिम जो होता है ना, तो इस कारण स्थाई या टेक यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है को बार बार कविता में दोहराया गया है। और नेक्स्ट है कि जीवन छोटा है, जो जगत जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है बहुत छोटा है, और हमें करने को बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हमें करने हैं। इससे मन में जो व्याकुलता हो रही है उससे लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मतलब समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है इस संसार में, हमारे जो कर्तव्य हैं उनको जिनको हमें पूरा करना है उन्हें हमें जल्दी पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं रहता। तो समय बहुत तेज गति से चल रहा है, हमें इतने सारे समस्त कामों को पूरा करना है। तो ये बात भी कवि जो है वो अपने इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। तो कविता में हुई इस आवृत्ति इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रकट करती है कि भाई समय तेज गति से बीत रहा है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है उसे जल्दी से कर देना चाहिए। तो ये हमने किए हैं 5 प्रश्न आपकी जो चैप्टर में है, इस कविता में है वो। और इसके अलावा हमने जो कविता है उसका जो आत्म परिचय कविता हमने उसकी सप्रसंग व्याख्या कर ली है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी जो कविता है हमने दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी भी सप्रसंग व्याख्या करी, उसका भी लिंक आपको इस आई बटन पर मिल जाएगा। और जो इसके जो अतिरिक्त प्रश्न होंगे, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे जो कि हम इस वीडियो के बाद में करेंगे, तो उनका भी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से आप जो है वो तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। इसके जो MCQs हैं वो भी हमने अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आपको मैं एक सलाह दूंगा कि अगर आप ये पूरा कंप्लीट कोर्स आप एक ही जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एजुकेशन। आप उस प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी। और जैसे जैसे आपके टेस्ट आएंगे, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आएगी, आपकी वार्षिक परीक्षा आएगी, उसके हिसाब से भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से है ना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एजुकेशन राइज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।